जैन धर्म में मैंने आपको ये बताया पीछे वाली क्लास में कि जो जैन साहित्य इसे हम लोग आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। आगम लिटरेचर भी इसे कहते हैं। आगम लिटरेचर, आगम का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरीज। तो जैन सिद्धांतों का इसमें वर्णन है, इस लिटरेचर में, इस साहित्य में जैन धर्म के सिद्धांतों का। इसे हम लोग बेसिकली 12 अंगों में विभाजित करते हैं। जो जैन साहित्य है उसमें 12 अंग हैं। 12 अंग माने आप 12 किताबें मानिए, 12 टाइप की बुक्स हैं, मतलब 12 बुक्स हैं। ये 12 अंग भी कह सकते हैं इसे, 12 सिद्धांत भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये किताबें हैं, 12 अंग हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है जैन धर्म में, इसे हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। अच्छा, फिर इन 12 अंगों के कुछ उपांग भी लिखे गए लेटर पीरियड में। उपांग का मतलब है इनके सब पार्ट्स, जैसे ये 12 किताबें और इनके कुछ सब पार्ट्स, कुछ और इनसे मिले जुले हिस्से जो कि बाद में लिखे गए, इन्हीं से जुड़े हैं। तो 12 अंग हुए और इनके हर अंग का एक एक उपांग है, तो कुल मिला के 12 उपांग भी हुए। फिर इन्हीं के ऊपर 12 के 12 अंगों के ऊपर कुछ भाष्य भी लिखे गए। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इन्हें डिफाइन करने की कोशिश की, क्योंकि ये बड़ी किताबें थी तो इनको कुछ छोटे फॉर्म में लिखा गया। तो इसीलिए 6 छेद सूत्र हैं। और क्या है वो, एक और लिखवाया था मैंने, देखो नाम प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण का मतलब होता है, आपने अपेंडिक्स पढ़े होंगे, यानी जब कोई चैप्टर खत्म हो, समाप्त हो जाता है तो उसके बाद कुछ विशिष्ट जानकारी अपेंडिक्स के रूप में दे दी जाती है, तो उसे हम लोग प्रकीर्ण कहते हैं। तो वो प्रकीर्ण है और फिर 6 छेद सूत्र हैं, तो ये करके ये आगम साहित्य ये कहलाता है, इसे हम लोग आगम लिटरेचर कहते हैं। अब इसी में ही हम लोग आगे चलें तो इन 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 लिटरेचर को, ये जो जेनिस्ट लिटरेचर था, इसे कंपाइल किया गया सेकंड एक जैन संगति हुई। संगति माने असेंबली, यानी जैन धर्म के जो स्कॉलर्स थे वो मिले एक जगह और उन्होंने इस लिटरेचर को कंपाइल किया 512 ईस्वी में। ये वल्लभी में हुई, ये सभा गुजरात में वल्लभी एक प्रांत था, वहां पर ये सभा हुई और वहीं पर जैन लिटरेचर लिखा गया, इसे फाइनलाइजेशन किया गया। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक दो बातें आगे भी हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा, चाहे तो आप उसको लिख लेना। बाकी लोग, बाकी तो सभी लिखेंगे क्योंकि बाकियों का तो हुआ हुआ है। देखो, एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जैनिज्म का, भगवती सूत्र। इसमें महावीर के जीवन पर के बारे में जानकारी मिलती है। भगवान महावीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब चूंकि महावीर का जब जन्म हुआ, वो खुद भी राजा थे, एक राजा के बेटे थे, और उनके यहाँ पर गणराज्य था, रिपब्लिक था उनका जो राज्य था, और 16 महाजनपदों में से एक था। इसलिए जो शुरुआत के 16 महाजनपद थे, उनकी जानकारी यहाँ से भगवती सूत्र से मिलती है। महाजनपदों को आप ऐसा समझिए कि ये छोटे राज्य थे, शुरुआती, बड़े शुरुआती लेवल के छोटे छोटे राज्य थे। उत्तर भारत में इनकी संख्या 16 थी, तो इसीलिए इनको 16 महाजनपद कहते हैं। आगे हम लोग इनको पढ़ेंगे, 16 के नामों को पढ़ेंगे। तो भगवती सूत्र एक इंपॉर्टेंट बुक है जिससे महावीर के जीवन के बारे में पता चलता है और 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लिख, 24वें तीर्थंकर थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये एक कड़ी के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म ना एक एक सिद्धांत में यकीन करता है। जब जैन धर्म की बात करेंगे आगे तो उस समय मैं कहूंगा। वो कहते हैं कि जो जीवन है वो लूप में चलता है, और इसलिए पहली शुरुआत तीर्थंकरों में हमेशा पहली शुरुआत ऋषभ देव से होगी और अंतिम शुरुआत में महावीर ही होंगे। अंतिम जो तीर्थंकर होंगे वो महावीर होंगे। इससे एक लूप कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये वन लूप की बात है, तो अंतिम तीर्थंकर महावीर ही थे इसमें। पर जैन धर्म तो उससे भी बहुत पुराना है, और जैन धर्म की मान्यताएं और सिद्धांत उससे बहुत पुराने हैं। महावीर ने तो उसमें कुछ रिफाइनमेंट कर दिया था, कुछ उसमें बदलाव कर दिया, कुछ चीजें उन्होंने उसमें और जोड़ दी जो उन्हें ठीक लगी उनके हिसाब से। लेकिन मूल सिद्धांत तो बहुत पुराने हैं। तो एक किताब है जिसका नाम है कल्प सूत्र। इसकी रचना भद्रबाहु ने की, जो सबसे बड़े स्कॉलर माने गए जैनिज्म के। भगवान महावीर के समय के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, मतलब उनके बाद सबसे बड़े स्कॉलर माना गया है उन्हें। उन्होंने कल्प सूत्र की रचना की। ये वही भद्रबाहु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षित किया था। आगे आएगा ये सब। इसमें जैन धर्म के शुरुआती इतिहास की जानकारी मिलती है कल्प सूत्र से, यानी महावीर से पहले तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, ये सारा अभी तक जो हमने कंप्लीट किया, ये रिलीजियस लिटरेचर था। चाहे वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित था, या बौद्ध धर्म से संबंधित था। हम लोगों ने तीनों कंप्लीट किए। लेकिन एक टाइप का लिटरेचर और लिखा गया जो धर्म से संबंधित नहीं था, बल्कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था इस सब से संबंधित था। जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र राजनीति पे लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ था भारत का, जो फुल फ्लेज्ड, जिसमें पॉलिटिक्स की बात होती थी, पॉलिटिक्स की बात हुई है। इसके 15 चैप्टर हैं। ये पूछा गया है एग्जाम में। ये 15 खंडों में विभाजित है, और इसमें यह माना गया कि दूसरा और तीसरा जो इसका खंड है, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है इसका, वो सबसे पुराना है, यानी सबसे पहले लिखा गया था। तो नॉर्मली एक राजनीति की पुस्तक है। अर्थ का मतलब होता है भूमि, और शास्त्र का मतलब ग्रंथ हुआ। तो जो भूमि का ग्रंथ हो, यानी भूमि पर कैसे अधिकार करके रखा जाए, इसकी बात जानकारी ये देता है। इसका मतलब ये सीधा सीधा राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। तो बहुत सारे ऐसी किताबें लिखी गई उस समय जो समाज से संबंधित थी। इसीलिए इसको हम लोग लौकिक साहित्य में पढ़ते हैं। लौकिक साहित्य का मतलब वो लिटरेचर जो आम जीवन के बारे में जानकारी देता है, सामान्य जीवन के बारे में जानकारी देता है, और सामान्य लोगों द्वारा ही लिखा गया। तो अगला अगला हेडिंग इसमें डाल लीजिए आप, लौकिक साहित्य। अंग्रेजी में लिखिए वर्ल्ड या नॉन रिलीजियस लिटरेचर। अंग्रेजी में नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है, इसी में ही, रिसोर्सेज में ही। अब अगले पॉइंट से लिखना। अब इनमें भी जो सबसे पुराना ग्रंथ और सबसे प्रामाणिक माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मत लिखना इसे, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं है ये। अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र नहीं होता। हालांकि ये कुछ अलग बात है, सब उल्टा पुल्टा किया उन्होंने बाद में। इसका मतलब ये नहीं होता इकोनॉमिक्स का। एक बात और भी है, ये तो मानते ही हैं कि ये भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये वर्ल्ड का पहला है। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ स्कॉलर्स का, कि यूनान में जिन राजनीतिक ग्रंथों की रचना हुई लेटर पीरियड में, जैसे स्पेशली एरिस्टोटल ने कुछ लिखा, तो वो उस समय के भारतीय राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर लिखा। इसलिए यूनानी और भारतीय विचारों में बड़ी समानता मिलती है उस समय के। तो लेकिन इतना ज्यादा डिफाइंड और कंपाइल्ड कोई लिटरेचर, कोई किताब नहीं लिखी गई जितना अर्थशास्त्र था, और कौटिल्य ने उसे लिखा। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये लगभग 400 ईसा पूर्व से लिखा जाना शुरू हो गया था, क्योंकि
चाणक्य ने इसकी रचना की। कुछ लोग मानते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि दैट वाज अ स्कूल ऑफ थॉट, बहुत सारे लोगों का एक समूह था जो समय समय पर होके इस किताब को जिन्होंने लिखा। विष्णुगुप्त उसमें से एक था, जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो कौटिल्य एक नाम है जनरली, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ये जनरली एक निक नेम है जो एक तरीके के लोगों को दिया गया था, है ना। तो ये इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि आ, न केवल ये भारत का पहला पॉलिटिक्स का कोई लिखी हुई किताब है, बल्कि वर्ल्ड की भी सबसे पहली पॉलिटिक्स के ऊपर कोई इतना फुल फ्लेज लिखी हुई किताब मानी गई है, मानी जाती है, वर्ल्ड की भी पहली तो ना। और अब देखो, कौटिल्य जो है वो कोई नाम नहीं है। कौटिल्य का मतलब है, देखो कौटिल्य बना कुटिल से। कुटिल माने कठोर नीतियों में यकीन रखने वाला। और अब ये एक स्कूल ऑफ थॉट था, यानी वो लोग या वो विचारक जो राजनीतिक रूप से कठोर नीतियों में यकीन करने वाले लोग थे, उन्होंने इसकी रचना की। अब ये कोई एक आदमी नहीं था। फिर एक और नाम मिलता है चाणक्य। ये नाम विष्णुगुप्त का ही है, क्योंकि विष्णुगुप्त इसके अंतिम राइटर थे जिन्होंने फाइनली इसे कंपाइल किया। ही वॉज विष्णुगुप्त। उनका ही नाम चाणक्य भी है, क्योंकि उनकी जो चाणक्य माने चने के जैसी नाक का, तो उनकी जो नाक थी वो चने के जैसी थी। चाणक्य का मतलब यही है। तो आप पॉइंट पर लिखना, अगले पॉइंट से लिखना। देखो, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ था और बड़ा भी बहुत था, तो आने वाले समय में इसके ऊपर फिर कमेंट्रीज लिखी गई, टीकाएं लिखी गई। जैसे विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की, इसी के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ है। और एक और राइटर हुए मेरुतंग। मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की, ये भी एक ग्रंथ है। ये दोनों अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी गई टीकाएं हैं, कमेंट्रीज हैं या भाष्य हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट में लिखना। देखो, दो और इंपॉर्टेंट के अब ये दोनों जो चीजें हैं, अब ये तीनों चीजें क्या करेंगी। देखो, ये अर्थशास्त्र लिखा गया मौर्यों के समय में, फाइनली कंपाइल्ड हुआ, तो इससे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये टीकाएं अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी गई, इसका मतलब इन टीकाओं से भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो एक तो बात यह कि ऊपर के तीनों ग्रंथ मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं। सर समझ नहीं मौर्य, आ रहा। इसमें क्या समझ नहीं आया। में से एक यानी अर्थशास्त्र मौर्यों के समय में लिखा गया, और बाकी जो दोनों हैं वो अर्थशास्त्र के ऊपर टीकाएं हैं। तो फिर दोनों में, उनमें भी मौर्यों का जिक्र होगा जब वो अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। इसलिए इन तीनों से हमें मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इन तीनों किताबों से। इसके अलावा दो और किताबें हैं जो हमें मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। एक किताब का नाम है कथा सरित सागर। ये किताब का नाम है, घबराना मत सोच के, दिमाग को थोड़ा खोल लेना। कथा सरित सागर ये सोमदेव की है। सोमदेव एक राइटर हुए, उन्होंने ये किताब लिखी। इससे भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जिससे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, वो है बृहत कथा मंजरी। किताब का नाम है बृहत। बृहत माने बड़ा, कथा मंजरी। ठीक है, ये क्षेमेंद्र ने लिखी, इसके राइटर हैं क्षेमेंद्र। अब इन दोनों को लिख लीजिए, और फिर एक अंतिम पॉइंट लिख लेंगे कि इन पांचों किताबों से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब आपको यह भी क्लियर होगा कि ये पांचों किताबें मौर्यों से संबंधित है। अलग करने को आए तो अब आप अलग कर देंगे आराम से।
अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। देखो, हम लोगों ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ी पहले। हम लोगों ने किताब का नाम पढ़ा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। हमने व्याकरण पढ़ा था ना, हम लोगों ने वेदांग पढ़े थे, वेदांग 6 थे। उसमें एक छठा एक एक जो वेदांग था वो था व्याकरण, वेदों को समझने के लिए जो लिखा गया था। व्याकरण की रचना पतंजलि ने की थी, ऐसा मानते हैं। उसको समझने के लिए, व्याकरण को ठीक से समझने के लिए पाणिनि ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। पाणिनि महर्षि थे, संस्कृत के सबसे बड़े स्कॉलर माने गए। अष्टाध्यायी का मतलब ही है कि उसमें 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर हैं। संस्कृत व्याकरण पर सबसे पहले लिखी गई किताब है। बाद में पतंजलि ने उस किताब के ऊपर ही महाभाष्य लिखा। महाभाष्य माने ग्रेट कमेंट्री, अगर आप उसे उसका अंग्रेजी में समझें तो। ये किताब पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया भाष्य है, कमेंट्री है। तो एक तो ये लिखी गई शुंगों के समय में, यानी मौर्य के बाद एक नए राजवंश आता है, शुंग वंश जिसे हम लोग कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग का नाम आगे आएगा। उस समय लिखी गई ये किताब, पतंजलि का महाभाष्य। और एक दूसरे, बहुत बाद में गुप्तों के समय में एक राइटर हुए, कालिदास। बड़ी फेमस किताबें हैं उनकी, बार बार पूछी जाती हैं। ये कहते हैं कि जो नाटक है, नाटक विधा है, ड्रामा जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उसके रचयिता ही कालिदास थे। सबसे पहला नाटक उन्होंने ही लिखा। मृच्छकटिकम नाम था इस नाटक का। नहीं सॉरी, मृच्छकटिकम नहीं, शायद स्वप्न वासवदत्ता था या क्या नाम था, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के बारे में उसका जिक्र है। स्वप्नवास वध्यता ही था शायद। चलो मुझे याद आ जाएगा, अभी वहां पढ़ेंगे जब आगे। शायद स्वप्नवास वध्यता ही है जो पहला नाटक था। अभिज्ञान शाकुंतलम, हाँ करेक्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सबसे फाइनेस्ट ड्रामा था ये अपने टाइम का। कालिदास ने ही एक और किताब लिखी जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। अभी जिक्र करेंगे इस किताब का। इस किताब से शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है जो कि मौर्यों के बाद आए। क्या जानकारी मिलती है? मालविका अग्निमित्रम में मालविका एक नायिका है और अग्निमित्र एक नायक है। इनकी प्रेम कथा का वर्णन है, और ये झूठी नहीं है, ये सच्ची है। अग्निमित्र जो थे वो शुंग वंश के एक राजा थे, जो कि प्रेम करते थे मालविका नाम की एक महिला से। उनके बारे में उनकी कहानी है ये मालविका अग्निमित्रम। तो फिर शुंग वंश के बारे में जानकारी मिल जाती है यहां से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किताबें, एक महाभाष्य पतंजलि का और कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, शुंग वंश के लिए एक महत्वपूर्ण किताब है। उनके इतिहास को जानने का मुख्य साधन है शुंग का। ठीक है। एक और किताब है जो इसी समय लिखी गई थी, शुंगों के समय ही, मृच्छकटिकम। ये शूद्रक ने लिखी। इसी समय के राइटर हैं शूद्रक, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आप इन दोनों को लिख लीजिए, दोनों तीनों किताबों को, यहां से पता चलेगा। अरे शुंग एक वंश का नाम है जिन्होंने मौर्यों के बाद शासन किया, और कुछ नहीं है। वंश नहीं होते, एक राजा के बाद दूसरा राजा आता है शासन करने के लिए, वैसे ही है। मौर्यों के पतन के बाद ये लोग आए। नेक्स्ट लिखो इसमें, अगले पॉइंट में।